प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा की नेक्स्ट हेडिंग को लेकर के पढ़ेंगे। अनुगमन वेग जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका फार्मूला है ना। अनुगमन वेग इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था अनुगमन वेग क्या होता है। कहीं न कहीं हम आप लोगों को बताए थे कि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना। उसके बारे में अगर आप उसको क्लियर कर चुके होंगे तो शायद ये आपके आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आएगा। तो अनुगमन वेग का फार्मूला, जो अनुगमन वेग हम लोगों ने पढ़ा था, वो अनुगमन वेग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुगमन वेग, इसको अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग या इसको अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, अफवाह वेग। ठीक है, अफवाह वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या होता है इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग को VD से कहीं न कहीं प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। लेकिन अनुगमन वेग या अफवाह वेग का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग या अफवाह वेग का सूत्र, ठीक है, लेसन आपका है विद्युत धारा, इसका सूत्र हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग या अफवाह वेग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये कोई चालक तार है। ठीक है, कोई चालक तार है और इस तार को के सिरों पर, इस तार के सिरों, मान लीजिए L लंबाई कोई चालक तार है। इस तार के सिरों पर हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। विभवांतर आरोपित का मतलब इसको बैटरी से जैसे जोड़ देते हैं तो इसके सिरों पर क्या आरोपित हो जाता है, विभवांतर आरोपित हो जाता है। ठीक है, जब भी किसी तार को बैटरी से जोड़ करके कनेक्शन को ऑन करेंगे, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसमें क्या होगा कि विभवांतर आरोपित होगा। जैसे विभवांतर आरोपित होता है तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते ही इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है ना। ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और वह इलेक्ट्रॉन होता है कौन सा, वो बल होता है F बराबर QE। F बराबर QE एक बल लगता है, QE, F बराबर QE बल लगता है इन इलेक्ट्रॉनों पर। लेकिन यहाँ पर Q का मतलब आवेश, और आवेश यहाँ पर कौन है, आवेश E है। E मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो Q के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। इसका मतलब जो बल लगेगा F इक्वल टू E इंटू E। ठीक है, ये बल लगता है उस इलेक्ट्रॉन पर और इस बल से वो इलेक्ट्रॉन चालक के लंबाई के अनुदिश गति करने लगता है। ठीक है, एक वेग से गति करने लगता है और उसी वेग को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं। ठीक है, इस बल के कारण ये जो बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर, इस बल से इलेक्ट्रॉन जब इसमें गति करता है, जिस वेग से गति करता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, उसी वेग को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं। अनुगमन वेग VD कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो प्लस से धारा किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। धारा की दिशा ये होती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि जब भी किसी तार हो, वायर हो, तार हो, चालक हो, जिस जो भी कह लीजिए, चालक तार कोई हो और इसके सिरों पर जैसे विभवांतर आरोपित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें वैद्युत बल उत्पन्न होता है। वैद्युत बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगता है और यह इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जब लगता है बल तो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को वेग देता है जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें गति करने लगते हैं। और जिस वेग से वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, है ना, इस बल के कारण जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी वेग को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि माना कोई चालक तार है जिसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है। L लंबाई कोई चालक तार है जिसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, है ना, उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है F बराबर QE और यह बल उन इलेक्ट्रॉनों को एक वेग देता है और उसी वेग को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं। ठीक है, और इसी का फार्मूला हमें क्या करना है, निकालना साथियों। तो जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगा तो ये हम पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर बल कौन सा लगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है, हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कौन सा, F बराबर कौन सा मिला, F बराबर होता है QE। आप पढ़े थे F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र वाले लेसन में, E बराबर F/Q
या F बराबर क्यू ई। तो यहाँ से F बल हो जाएगा, यहाँ पर Q का मान कितना है, ई मतलब आवेश ई है और हो जाएगा ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्यू ई है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसमें गति करने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण की हम बात करें तो आप पढ़े हैं, ठीक है, F बराबर क्या पढ़े हैं, एम ए, F बराबर एम ए पढ़े हैं बल। और यहाँ से अगर हम त्वरण की बात कर रहे हैं, त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, F बटे एम। और F का मान ये रख दिया जाए तो त्वरण ए का मान जो हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपान एम। ठीक है, त्वरण ए का मान हो गया ई इंटू कैपिटल ई इंटू अपान एम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। जब त्वरण ए का मान मिल गया, आपको ये भी पता है त्वरण का अगर हम डिफिनेशन लिखें, त्वरण का फार्मूला लिखें तो त्वरण को हम लिखते हैं dv, है ना। त्वरण ए बराबर यहीं पर हम लिख देते हैं, है ना। त्वरण ए बराबर होता है dv अपान dt होता है, dv अपान dt होता है। और एक तरह से देखा जाए, अगर इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है, दोनों का एक साइड बराबर है तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब dv अपान dt इक्वल टू हो जाता है क्या, ई कैपिटल ई अपान एम। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा dv इक्वल टू dt, उधर भेज दीजिए, जाएगा ई कैपिटल ई अपान एम इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, dv इक्वल टू आपको मिला ई कैपिटल ई अपान एम इंटू dt। क्लियर दिख रहा है यहाँ तक आप लोगों को, चलिए क्लियर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्यारे बच्चों, अब इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कैसे किया जाता है। समाकलन के लिए आप कहीं न कहीं मैथ का सहारा ले सकते हैं। इंटर वाले पढ़े होंगे, आप लोग 12 में है तो मैथ वाले जो बच्चे हैं वो जानते होंगे। और बायो वाले अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा समाकलन कैसे किया जाता है। जब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं समाकलन। और ये क्या हो जाता है, dv इज इक्वल टू, इधर भी समाकलन लगाते हैं, हो जाएगा ई कैपिटल ई अपान एम इंटू क्या हो जाता है, dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन dv इक्वल टू, देखिए d के साथ जो है वही बीच में रहना चाहिए। d के साथ t है तो t वाला पद ही बीच में रहेगा, और t के अलावा अगर कोई पद है तो उसको कांस्टेंट मान करके बाहर निकालते हैं। ये समाकलन का नियम होता है कि d के साथ जो रहता है वही बीच में रह सकता है। ठीक है, तो d के साथ t है तो इसमें कोई t के रूप में नहीं है तीनों में से, तो सबको बाहर कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लिया गया। ये हो गया इंटीग्रेशन क्या, dt। ठीक है, अब देखिए बीच में नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ बीच में नहीं कुछ है तो 1 है। अब यहाँ पर समाकलन हम कर रहे हैं v के सापेक्ष, वेग के सापेक्ष, यहाँ t के सापेक्ष। तो हम लिमिट रखेंगे वेग वाली लिमिट, और यहाँ t वाली लिमिट रखेंगे। और वेग की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा था, इसमें रुका हुआ था, जब विभवांतर आरोपित नहीं किया गया था, जब तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, तो वेग कितना था, उसमें रुका हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो 0 था वेग। ठीक है, जब बाद में इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग हो गया vd हो गया, 0 से vd हो गया। ठीक है, और समय पहले श्रांतिकाल क्या होता है, दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा था पहले शुरू में तो श्रांतिकाल 0 होगा, और बाद में अगर इलेक्ट्रॉन कुछ टक्कर खाते हैं तो श्रांतिकाल कितना हो जाता है, टाउ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं समय, है ना। श्रांतिकाल के बारे में मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्रमशः टक्कर करते हैं तो उनके बीच जो समय लगता है उसी को हम श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 0 से vd लिखेंगे, यहाँ पर कहीं न कहीं वेग के सापेक्ष लिमिट 0 से vd, और यहाँ पर t के सापेक्ष लिमिट 0 से टाउ, है ना। समय वाली लिमिट यहाँ रखेंगे। समय पहले कितना था, जब इलेक्ट्रॉन इसमें रुका हुआ था तो समय 0 था, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो समय कितना हो गया, टाउ, श्रांतिकाल जिसको आप कहते हैं, पहले मैं पढ़ाया था। और जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था तो वेग 0 था, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो वेग कितना हो गया, vd हो गया। ठीक है,
अब समझिएगा, एक जो बीच में है ना, एक का समाकलन जिसके सापेक्ष किया जाता है वही होता है। अगर एक का समाकलन भी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो एक का समाकलन भी के रिस्पेक्ट में भी होगा, ठीक है, भी होगा। और यहाँ पर लिमिट की हम बात करें तो लिमिट पहले 0 है, फिर कितना है, 0 से कितना हो गई, 0 से आपका हो गई क्या, VD हो गई, 0 से VD है, 0 से VD हमने लिख दिया। समाकलन एक का हो गया किसके रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में, बराबर यहाँ है E कैपिटल E अपान क्या M, और यहाँ एक का समाकलन T के रिस्पेक्ट में क्या होगा, T होगा। और लिमिट की हम बात करें तो लिमिट वही, नीचे 0 है, ऊपर कितना है, ऊपर टाउ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब समझिएगा, अब हम लिमिट को तोड़ते हैं। लिमिट कैसे तोड़ते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है। पहले ऊपर वाला यहाँ पे रखेंगे, क्या ऊपर वाला रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा VD माइनस, फिर नीचे वाला रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 0। मतलब अपर लिमिट पहले रखिए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट इसी जगह पर रखिए। ये फार्मूला कहीं के लिमिट को तोड़ने का नियम होता है। अपर लिमिट क्या है, VD है, अपर लिमिट VD है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, बराबर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा E कैपिटल E अपान क्या है M। अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट आपका क्या है, टाउ माइनस, अपर लिमिट है टाउ माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो क्या है, 0। मतलब अपर लिमिट पहले ऊपर वाला, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है लिमिट को तोड़ने का। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा VD है ना, क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू है ना, VD इज इक्वल टू, ये हो गया आपका VD इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, E कैपिटल E अपान M, और इनटू क्या हुआ, इनटू क्या बच गया यहाँ पे, टाउ, ठीक है। तो ये हो गया अनुगमन वेग का फार्मूला। अनुगमन वेग का फार्मूला आपको मिल गया, VD इज इक्वल टू अनुगमन वेग का फार्मूला, ठीक है। अनुगमन वेग का फार्मूला क्या मिला, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का फार्मूला मिला VD इज इक्वल टू, ठीक है, E कैपिटल E अपान M और इनटू क्या, इनटू टाउ, ठीक है। ये हो गया अनुगमन वेग का फार्मूला। और यहाँ पे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें बराबर देखना पड़ रहा है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके फार्मूले का और विस्तार कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E हो तो प्लेटों के बीच की दूरी D हो। जैसे एक प्लेट एक प्लेट A, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो और वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर कितना हो, है ना, इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र कितना हो, E हो। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो और बीच की दूरी D हो, तो फार्मूला होता है V बराबर E इंटू D। ये फार्मूला होता है V बराबर ED, बीच की दूरी D। लेकिन यहाँ पर दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना है, L है, तो यहाँ D के प्लेस पे L लिखेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, EL, क्योंकि यहाँ दूरी नहीं दिया है, यहाँ पे लंबाई दिया है तार की, तो D के स्थान पे L लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं E का मान। E का मान जैसे निकालेंगे तो हो जाएगा V अपान L, और यही E का मान वहाँ पे रख देंगे तो हमको VD इक्वल टू मिल जाएगा E, और कैपिटल E के प्लेस पे रखेंगे V अपान L, ठीक है। और नीचे है M, और इंटू क्या है, इंटू आपका क्या है, टाउ, ठीक है, इंटू टाउ, ठीक है। अब हमें बताइए, ये जाएगा VD इक्वल टू EV अपान ML, है ना, EV अपान क्या हो जाएगा, ML, EV अपान ML इंटू टाउ। मतलब VD का जो फार्मूला मिला आपको, VD इक्वल टू हो गया EV अपान ML, और इंटू क्या मिला, इंटू हो गया टाउ, ठीक है। एक फार्मूला ये आपको मिल सकता है किसके रूप में, लंबाई को लेकर के, कि तार की लंबाई अगर L हो तो उसके रूप में EV अपान ML इंटू टाउ के रूप में फार्मूला आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुगमन वेग का फार्मूला दो तरह से आपको मिला, एक E कैपिटल E टाउ अपान M, और जैसे ही V बराबर ED से उसको हमने तोड़ दिया तो EV अपान ML इंटू टाउ के रूप में अनुगमन वेग का फार्मूला मिला, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग का सूत्र कैसे निकालते हैं। कोई तार होता है, तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं बैटरी से जोड़ करके, जैसे विभवांतर आरोपित करते हैं वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। E उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, F बराबर QE। यह इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन
तार की लंबाई के दिशा में दौड़ने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। और धारा इसमें प्रवाहित होती आई। इस तरह देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल हमने निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण निकाला, ठीक है। और इसके बाद हमने त्वरण A बराबर dV/dt ये पढ़ा है 11th में, ठीक। त्वरण A बराबर dV/dt होता है। और यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए दोनों का वन साइड इक्वल है, तो दूसरी साइड भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और यहाँ पर देखा जाए तो हमने तिरछा गुणा कर दिया, dt को इधर भेज दिया और हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। और समाकलन यहाँ पर जो हुआ टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो बीच में टी वाला रहना चाहिए, इसलिए सबको बाहर हमने कर लिया और एक का समाकलन टी के सापेक्ष में टी हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने एक का समाकलन किया टी के सापेक्ष टी, और यहाँ पर एक का समाकलन भी के सापेक्ष में भी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने लिख दिया जो यहाँ पर था। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख करके उसको मैंने तोड़ दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमको VD अनुगमन वेग का फार्मूला मिल गया। और ये दूसरा अनुगमन वेग का फार्मूला, मतलब VD इक्वल टू फार्मूला मिला EV/ml इंटू टाउ, ठीक है। ये है अनुगमन वेग का फार्मूला। अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, यहाँ तक आप लोग अपना उतार लें। चलिए हो गया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, VD इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। चलिए अनुगमन वेग और धारा में संबंध हम लोग पढ़ेंगे। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है अनुगमन वेग तथा धारा, वैद्युत धारा में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। ये आपका वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमको पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग। अभी आपको मैं बताऊं तो वैद्युत धारा I बराबर आप पढ़ें Q/T, है ना। I बराबर Q/T होता है। इससे पहले आपको वही फिगर कि कोई चालक तार ले लीजिए और इस चालक तार की लंबाई कितना है, L है, ठीक है। और इसके सिरों को जैसे बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर एक प्लस सिरा एक माइनस सिरा, और इसके बैटरी से जोड़ते हैं जैसे तो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते ही इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है। वह बल यह बराबर कौन सा होता है, QE, और E का मान E है और ये कैपिटल E है। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और उनका जो वेग होता है गति करने का वेग, उन वेग को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है जब भी किसी चालक तार के सिरों के भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो यह बराबर EE बल लगता है। उस बल से इलेक्ट्रॉन उसमें जब गति करता है तो उसके वेग को अनुगमन वेग VD कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N जो है, N जिसको आप कहते हैं N, यह एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चालक के एकांक आयतन से एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको हम बात करें तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N को हम क्या कहते हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब N जो है एकांक आयतन में, मतलब आयतन को क्या मानना है, एकांक मानना है। आयतन को आपको क्या मानना है, एकांक मानना है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N हम मान रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ही, तो एकांक आयतन अगर आप मान रहे हैं तो एकांक चालक के एकांक आयतन में
तथा एकांक आयतन में तथा एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा मुझको बदलना होगा। चालक के, देखिए चालक के एकांक आयतन में है, एकांक समय में चालक के एकांक आयतन में एकांक समय में चालक के एकांक आयतन में एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हम बात करें तो n होती है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि एकांक आयतन है ना, एकांक आयतन मतलब आयतन एकांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, ए एरिया और वेग vd ले रहे हैं और यहाँ पे एक समय t से गुणा कर दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो अब तक हम n पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं ये समझ से परे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो सर हम n बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे a कहाँ से आ गया, vd कहाँ से आ गया और t कहाँ से आ गया, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, यही आपको समझना है। यहाँ पे दो शब्द याद रखना है कि एकांक आयतन और एकांक समय, ये जो दोनों शब्द हैं ये यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैसे, समझिए। यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, n लिखना चाहिए हमें, लेकिन मैंने इसको लिखा एक्स्ट्रा, इसलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि जो एरिया है, ये मतलब एरिया क्षेत्रफल, इसको आप लंबाई गुणे चौड़ाई बोलते हैं। और यहीं पर वेग की बात करें तो वेग विस्थापन होता है, इसको ऊंचाई बोल दीजिए, विस्थापन बटे समय होता है। और ये समय से मैंने गुणा किया अपने से। एक तरह से देखा जाए तो ये n लिखा है ना, ये क्या है, n है। और ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन h मान लेते हैं ऊंचाई, और समय क्या है t। अब यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या बचेगा, इसको देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। और आयतन को भी क्या माना गया है, एकांक माना गया है। मतलब आयतन भी एकांक है, समय भी एकांक है, इसलिए समय से गुणा करिए, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका मान एक मैंने बोल दिया है कि एकांक समय में एकांक आयतन में किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी है। ठीक है, NaVd इंटू टी है। ये आपको क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, लेकिन यहाँ पर ये Vd इंटू टी क्यों लिखा गया है। ये लिखा भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके मान को एक मान लिया गया है। ये दोनों मिलकर के आयतन बन जा रहे हैं और आयतन को मैंने एकांक बोल दिया है। आयतन एकांक मतलब इसका मान कितना, 1, तो n गुणे 1 कितना आएगा, n आएगा। एक तरह से देखा जाए तो n ही लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फार्मूले को पाने के लिए हमको ये Vd इंटू टी का गुणा करना पड़ा। अब t आप बोलेंगे सर t तब क्यों, तो t का मान भी तो 1 लिखा गया है। एकांक आयतन में एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, किसी चालक के एकांक आयतन में एकांक समय में, किसी चालक में एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में और एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी है। इन दोनों का मान 1 हो गया और ये t का मान भी 1 है, क्योंकि एकांक समय की बात हो रही। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या लिखा है, n लिखा है, पूरा n लिखा है। तो आपको समझना चाहिए कि इस शब्द का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया गया है, NaVd इंटू टी, इसका मान कितना, 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे चालक में प्रवाहित धारा। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा, क्योंकि हमें चालक में प्रवाहित धारा, क्योंकि हमसे क्या कर रहा है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध पूछ रहा है। अनुगमन वेग मतलब क्या होता है, अनुगमन वेग मतलब क्या, Vd, और धारा मतलब I, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो अनुगमन वेग Vd और धारा में संबंध, तो प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q बटे T है ना। और धारा I बराबर Q बराबर एक फार्मूला और होता है NE अपान क्या होगा, T। तो यहाँ से धारा I बराबर हो जाएगा, n का मान बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, मैंने n की जगह पर रख दिया, और इंटू क्या है E, और अपान क्या है T। अब यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, हमको धारा I का जो मान मिला वो क्या मिला, NeA, और क्या मिला, Vd, NeAVd,
NEAVD, धारा I हो गया यहाँ पे I और अनुगमन वेग VD, इन दोनों में संबंध है। धारा I बराबर NEAVD, क्या मिला? I बराबर NEAVD, ये फार्मूला आपको, धारा I है, अनुगमन वेग VD है, इन दोनों में रिलेशंस आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। ठीक है, चलिए एक और हेडिंग की मैं बात करूंगा, धारा अनुगमन वेग में संबंध। जैसे आप पढ़ लिए तो हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व, है ना, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, इसके पहले में शायद आप लोग पढ़ाया होगा। धारा घनत्व क्या होता है, नहीं पढ़े हैं? पहले धारा घनत्व पढ़ लीजिए, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, चलिए धारा घनत्व, धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व J से इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे J से दर्शाते हैं, इसे J से दर्शाते हैं, इसे J से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी चालक, देखिए J बराबर होता है, फार्मूला J बराबर I/A होता है, मतलब किसी चालक तार का क्षेत्रफल A हो, है ना, यदि किसी चालक, बोलिए या तार बोलिए, किसी चालक तार का क्षेत्रफल A हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो, प्रवाहित धारा I हो तो क्या होता है, हो तो धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। J बराबर क्या होता है, I/A। कोई भी तार हो जिसका क्षेत्रफल A हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो धारा घनत्व अगर पूछा जाए, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लें कि यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, अगर A का मान 1 मान लिया जाए, तो आप बताइए हमें कि J बराबर क्या होगा। इसका हो गया, ये पूरा हो गया, धारा अनुगमन वेग में संबंध हो गया है, तो इतना उतार लें ताकि मैं इसको मिटा सकूं। तो धारा घनत्व तो आपका क्या है, धारा घनत्व का मतलब J से इसको दर्शाते हैं, और J बराबर होता है I/A, मतलब किसी चालक तार का क्षेत्रफल A हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर इसके क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो धारा घनत्व J किसके बराबर हो जाएगा, I की। इसका मतलब, इसका परिभाषा क्या बता सकते हैं कि एकांक, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, है ना। एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा किसी, यहाँ से लिखते हैं, किसी चालक मतलब तार, हमेशा याद रखिएगा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर, एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, है ना। कोई चालक तार हो और उसमें उसका क्षेत्रफल हो और धारा I उसमें बह रही हो, तो धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। और एक का मान अगर 1 मान लेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पृष्ठ है और पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, A होता है।
ये होता है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और इस क्षेत्रफल सदिश जो पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा है ना, जिसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, इसके दिशा से यदि थीटा कोण बनाते हुए कोई धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बनाते हुए, क्षेत्रफल एरिया वेक्टर से थीटा कोण बनाते हुए अगर कोई धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो यहाँ पर जो थीटा के सापेक्ष है ना, मतलब जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्रफल सदिश है, इसका अगर घटक यहाँ पर लेते हैं तो ये होता है a cos थीटा, ठीक है। इसका घटक क्या होगा, a cos थीटा होगा। इस कंडीशन में हम j बराबर जो लिख रहे थे, फार्मूला j बराबर क्या लिख रहे थे, I बटे a, तो हम j बराबर क्या लिखेंगे, I अपान a के जगह पे हम लिखेंगे a cos थीटा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। हम क्या लिख रहे थे, j बराबर I अपान a, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, j बराबर I अपान a cos थीटा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बनाते हुए है ना धारा प्रवाहित हो रही आई, तो a का जब घटक लिखेंगे यहाँ पर तो a cos थीटा होगा। तो a की जगह पे a cos थीटा हो गया, तो यहाँ से धारा I बराबर तिरछा गुणा कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, j a cos थीटा, ठीक है, j a cos थीटा, यही होगा। j बराबर I अपान a और a का मान a cos थीटा, इसका गुणा इसमें हो गया, तो यहाँ से धारा I बराबर क्या होगा, a डॉट b, a b cos थीटा होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर a डॉट b मतलब a b cos थीटा जो बराबर होता है, ये होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b की, है ना, ये पढ़े होंगे 11 में। तो उसी तरह से j a cos थीटा हो जाएगा j डॉट a, ठीक है, j डॉट a हो जाएगा, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया धारा घनत्व तो क्या है। धारा घनत्व अगर क्लियर है तभी धारा घनत्व, ठीक है, और अनुगमन वेग में संबंध आप समझ पाएंगे। धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध क्या है, ठीक है। धारा घनत्व आपको समझ में आया होगा कि I बराबर क्या होता है, j डॉट a होता है। अगर ये समझ में आया होगा तो आगे आपको समझ में आएगा कि धारा घनत्व और अनुगमन कहीं न कहीं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, ये हम आपको बता पाएँ। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं है, एकदम आसान है। j बराबर I बटे a याद रखिए, बस बाकी सब सही हो जाएगा। j बराबर I अपान, धारा घनत्व j बराबर क्या होता है, I अपान, धारा घनत्व j बराबर क्या होता है, I अपान ये होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ धारा घनत्व j और अनुगमन वेग vd में संबंध क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध क्या है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या, समझिए। अब यहाँ पर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध अभी आप पढ़े हैं कि j बराबर होता है I बटे a होता है, मतलब हमें क्या चाहिए, I अपान a है, I का मान चाहिए। तो ये कोई चालक तार है, सारी कहानी आप जानते हैं कि सिरों पर विभवांतर आरोपित करिए, है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बल रहेगा, सारी चीज़ें जो है। यहाँ पर प्रवाहित धारा I का मान आपको पता ही है ना। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I अपान a। यहाँ से J बराबर I का मान अभी पढ़े हैं, धारा I बराबर क्या पढ़े हैं, I बराबर पढ़े हैं NEAVD, वैद्युत धारा I बराबर NEAVD, यहाँ पर रख दीजिए NEAVD अपान क्या हो गया A, ठीक है, NEAVD अपान A से A कैंसिल। धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा NEVD। J क्या है, J आपका धारा घनत्व और VD क्या है, अनुगमन वेग है। इन दोनों में संबंध है NEVD, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा कि अनुगमन वेग का फार्मूला कैसे निकालेंगे। इसके बाद अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या है, इसके बाद धारा घनत्व क्या है, फिर धारा घनत्व, फिर अनुगमन वेग में संबंध क्या है, ठीक है। काफ़ी मेन हेडिंग थी आप लोगों की, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से और लेसन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आगे का जो हेडिंग है वो तभी समझ में आएगा जब ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी,
तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें आप लोग, और मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूं कि आने वाला हर लेक्चर आप लोगों को ईजी होगा अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे और 1 बाय 1 करके वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।